प्रकरण 2901 हैं, 2901। अब तक प्रदेश में जो लोग संक्रमित हुए थे उनमें से 4,709 4709 पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से 213 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 2,938 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। ये जो हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था है L1, L2, L3 की, उसमें उसके अंतर्गत ये 2,938 लोग विभिन्न चिकित्सालयों या चिकित्सा महाविद्यालयों में इस समय भर्ती हैं, उनका उपचार चल रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 9,000 लोगों को रखा गया है। कल प्रदेश में 9,976 सैंपल्स की जांच की गई। अब हम बिल्कुल 10,000 के करीब पहुंच चुके हैं और जो हमारी सैंपलिंग है, हमारा अब लक्ष्य ये है कि 15 जून तक हम इसे बढ़ाकर 15,000 तक ले जाएंगे। पूल सैंपलिंग के अंतर्गत कल 5-5 सैंपल के 892 पूल की टेस्टिंग की गई और 10-10 सैंपल वाले 121 पूल की टेस्टिंग की गई। इस प्रकार 1,013 पूल कल लगाए गए। 5 सैंपल वाले जो पूल लगाए गए थे उसमें 13.78% पॉजिटिविटी पाई गई और 10 वाले जो पूल थे, सैंपल्स के पूल थे, उसमें 21.48% पॉजिटिविटी पाई गई है। सर्वेलेंस के अंतर्गत हॉटस्पॉट के इलाके और जो उससे दूसरे इलाके हैं, इतर इलाके हैं, उनमें लगातार हमारी टीमें सर्वेलेंस की कार्रवाई कर रही हैं और अब तक 99,609 टीम दिवस के माध्यम से 77,68,346 घरों को सर्वेलेंस में लिया गया है, जिसके अंतर्गत 3,94,22,639 लोगों का सर्वेलेंस किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप का हम लोग निरंतर उपयोग कर रहे हैं और जो भी आरोग्य सेतु ब्लूटूथ के माध्यम से अलर्ट जनरेट कर रहा है, जिन लोगों को अलर्ट जनरेट होता है, जो किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक आते हैं, उनके फ़ोन नंबर हमारे पास पहुंच जाता है और उसे हम शेयर करते हैं ज़िलों के साथ। जिन ज़िलों के लोग वो रहने वाले हैं उनके साथ हम शेयर करते हैं। उसके अलावे हम अपने कंट्रोल रूम से निरंतर ऐसे लोगों को फ़ोन करते हैं जिनके अलर्ट जनरेट होता है, जिनके फ़ोन पर अलर्ट जनरेट होता है। अब तक हम लोगों ने 47,235 लोगों को अपने स्टेट के कंट्रोल रूम से फ़ोन किया है, जिसमें 120 लोगों ने अभी हमें ये बताया है कि वो इस समय संक्रमित हैं और उनका इलाज विभिन्न चिकित्सालयों में चल रहा है। 52 लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर अपने घर जा चुके हैं और इनमें से 1,418 लोग इस समय क्वारंटाइन में हैं। हमारा स्टेट का जो कंट्रोल रूम, जहां से हम इनको लगातार फ़ोन करते हैं, उसका नंबर 1800-180-5145 1800-180-5145। इस नंबर पर आप भी फ़ोन करके कोरोना वायरस के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके भीतर कोई लक्षण आ रहे हैं, आपकी सांस फूल रही है, आपको खांसी हो रही है, आपको सर्दी हो रही है, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे लक्षण हैं जो कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण हैं, तो आप इस नंबर पर 1800-180-5145 पर फ़ोन करके हमारे विशेषज्ञों से राय ले सकते हैं। और अगर वो आपको सलाह देते हैं कि आप अपनी जांच करवा लें, तो जिला चिकित्सालय, अपने ज़िले के चिकित्सालय में जा कर के अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके अपनी जांच करवाइए। आपकी जांच बिल्कुल निःशुल्क की जाएगी और अगर जांच में संक्रमण पाया जाता है तो आपकी चिकित्सा की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क की जाएगी।
आशाओं के द्वारा, आशा वर्कर के द्वारा लगातार जो प्रवासी कामगार आ रहे हैं उनकी ट्रैकिंग की जा रही है। अब तक 11,28,804 प्रवासी कामगारों की ट्रैकिंग की जा चुकी है, जिसमें से 1,027 लोग लक्षण वाले मिले हैं और इनके सैंपल्स लेकर के इनके टेस्टिंग की कार्रवाई निरंतर चल रही है। एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को एक लक्ष्य दिया था, निर्देशित किया था, तो मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि आज हम लोगों ने वो लक्ष्य पूरा कर लिया और आज हम लोगों ने प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा बेड्स की व्यवस्था कर ली है। अगर लोग संक्रमित बहुत बड़ी संख्या में भी अगर होते हैं, जो कि होने की संभावना नगण्य है, तो भी हम लोगों को हमने 1,01,236 बेड्स की व्यवस्था L1 कोविड केयर सेंटर, L1, L2, L3, ये जो हमारी चिकित्सकीय व्यवस्था है, जो आर्किटेक्चर है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने 1 लाख से अधिक बेड्स की व्यवस्था कर ली है। अब बेड्स की व्यवस्था इतनी करने के पश्चात अब हमारा सारा ध्यान, पूरा का पूरा ध्यान अब क्वांटिटी के बजाय अब हमारा सारा ध्यान क्वालिटी पर फोकस हो जाएगा कि जो हमारे बेड्स हैं उसके लिए मेडिकल टीम्स उपलब्ध हो, मेडिकल टीम्स की पूरी ट्रेनिंग हो, जितने इक्विपमेंट चाहिए वो उपलब्ध हों, दवाइयाँ उपलब्ध हों और हम अधिक से अधिक संख्या में जो हमारे इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स हैं, पल्स ऑक्सीमीटर है और जो हमारे वेंटिलेटर्स हैं या और जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, ये चीज़ें हम सब उपलब्ध करा सकें, जिससे कि हम लोगों को सुविधाएं दे सकें। जिसको भी चिकित्सकीय सुविधा चाहिए उसको हम दे सकें। ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हम बड़ी संख्या में हम उपलब्ध करवा रहे हैं सभी चिकित्सालयों को, ताकि ऑक्सीजन की व्यवस्था अधिकांश बेड्स पर रहे और किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो उसको वो हम सुविधा मुहैया करा सकें। तो अब हमारा ध्यान इतनी सारी बेड्स की व्यवस्था करने के बाद गुणवत्ता को बढ़ाने पर निरंतर रहेगा। प्रवासी कामगार जो हमारे यहाँ जो सेकेंड फेज़ में 1 मई से आने शुरू हुए थे, तो जो 10 तारीख तक हमारे प्रवासी कामगार आए थे, अब उनका होम क्वारंटाइन आज 31 तारीख को वो भी उनका समाप्त हो गया। अब 10 के बाद के जो प्रवासी कामगार हैं अभी उनका होम क्वारंटाइन चल रहा है। उनका होम क्वारंटाइन 21 दिनों का है और वो 21 दिन पूरा करने के बाद ही अपने घर से बाहर निकलें। इसी से गांव के लोगों की और पूरे समाज में और प्रदेश में संक्रमण का नियंत्रण होगा। जो हवाई जहाज़ से प्रवासी आ रहे हैं या जो रेलवे से आने वाले हैं कल से, उनके लिए भी क्वारंटाइन की व्यवस्था है। मेरा आग्रह होगा कि आप सभी लोग अपने क्वारंटाइन का 100% पालन करेंगे और क्वारंटाइन का पालन नहीं करना एपिडेमिक्स एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तो एक और जहां आप किसी प्रकार के दंडनीय अपराध करने से बचेंगे, वहीं आप जो लोक स्वास्थ्य है प्रदेश का, समाज का, उसके लिए भी आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। अगर आप अपने घर के अंदर रहते हैं और होम क्वारंटाइन का पालन करने के बाद ही आप घर से बाहर निकलते हैं, तो आप स्वयं भी बचेंगे और अपने पास पड़ोसी को, अन्य लोगों को भी बचाएंगे। और जब आप होम क्वारंटाइन में घर के अंदर हैं, तो घर के अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना है, सभी लोगों को, जो होम क्वारंटाइन में हैं उनको भी और जो नहीं है क्वारंटाइन में उनको भी, इस बात का ध्यान रखना है घर के अंदर कि अपने बुजुर्गों से दूर रहिए, 10 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनसे दूर रहिए, गर्भवती महिलाओं से दूर रहिए और जिनको पहले से कोई बीमारी हो, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किसी को कैंसर है, किसी को लीवर की बीमारी है, किसी को किडनी की बीमारी है, इन लोगों से दूर रहिए। इनको किसी भी हालत में हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनको संक्रमण न हो। तो जो लोग भी इस तरह के हैं जिनमें रिस्क ज़्यादा होता है, उनको हमें बचाना है, खुद को भी बचाना है और उन्हें भी बचाना है। और इससे अपने आप को बचाने के लिए जो तरीके हैं, एक तो साबुन पानी से बार बार हाथ धोते रहना, साबुन पानी अथवा सैनिटाइज़र से बार बार हाथ को साफ़ करना। जब भी आप सार्वजनिक स्थल में जाएं तो अपने मुंह और नाक को ढकना, फेस कवर करना, चाहे आप मास्क से करें, चाहे आप रुमाल से करें, दुपट्टे से करें, गमछे से करें, लेकिन अपने मुंह और नाक को ढक के रखिए। और साथ ही साथ 2 गज की दूरी मेंटेन करिए। जहां भी आप जाएं लोगों से 2 गज की दूरी रखिए। इससे आप स्वयं भी संक्रमित नहीं होंगे, दूसरों को संक्रमित भी नहीं करेंगे। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है
कि इस बीमारी से घबराएं नहीं। अगर कोई किसी को ये संक्रमण होता है, कोई बीमार पड़ता है, उसके प्रति मन में कोई दुर्भावना मत लाइए, क्योंकि ये संक्रमण किसी को भी हो सकता है। न तो किसी जाति मजहब का ख्याल है संक्रमण को, न उम्र का ख्याल है। इसलिए किसी को संक्रमण हुआ उससे दुर्भावना मन में बिल्कुल मत लाइए, उसकी मदद कीजिए। और सरकार ने जांच और चिकित्सा की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाई है, उसका लाभ उठाएं। और आज की जो सबसे बड़ी खबर थी वो मैंने आपको बताया कि अब हम लोगों ने प्रदेश में L1, L2, L3 की जो हमारी त्रिस्तरीय चिकित्सकीय व्यवस्था है, उसके अंतर्गत हमने 1 लाख से ज़्यादा बेड्स का प्रबंध कर लिया है। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आगे की सब बातें आपको बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बैठक जो कोविड-11 की टीम 11 की बैठक थी, आज सुबह 10:30 बजे की। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था लॉकडाउन 4 के बाद 1 जून से जो भारत सरकार की कल गाइडलाइंस आई थी, उसके अनुरूप स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस इशू करने का। मुख्यमंत्री जी ने एक एक बिंदु पर चर्चा करके जो अनुमति गाइडलाइंस की दी है वो अब जारी कर दी गई हैं। उसके बारे में मैं गाइडलाइंस के बारे में जो नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं और 30 जून तक जारी रहेंगी, उसके बारे में उन्होंने जो आदेश दिए हैं और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो जारी किया गया है, उस पर मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। जैसा आपको सबको विदित है कि 8 जून से जो धार्मिक स्थल हैं और पूजा स्थल हैं उनको खोला जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और अतिथि सत्कार की जो सेवाएं हैं वो भी 8 जून से खुलेंगी और शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खुलेंगे। लेकिन इन तीनों व्यवस्था के लिए भारत सरकार की जो हेल्थ विभाग की जो गाइडलाइंस आएंगी और जो प्रदेश सरकार अपनी गाइडलाइंस जारी करेगा, उसके अनुरूप जो है ये 8 जून से ये खोलने की व्यवस्था होगी। द्वितीय चरण में भारत सरकार ने आदेश किया था कि समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग आदि के संदर्भ में ये जुलाई 2020 से खुलेंगे। इनके लिए भी भारत सरकार जब दिशा निर्देश जारी करेगी तो प्रदेश सरकार इनको आदेश जारी करेगा जुलाई से। कतिपय गतिविधियों पर अभी स्थगित रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं स्थगित रहेंगी और अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, असेंबली हॉल एवं अन्य स्थान। तो ये भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुरूप प्रदेश सरकार ने प्रथम बिंदु ये जारी किया है। जो राष्ट्रीय नीति निर्देशक प्रबंधन है उसके अनुरूप कुछ कतिपय संशोधन करके राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं। भारत सरकार ने रात्रि निषेधाज्ञा यानी नाइट लॉकडाउन के लिए रात 9 बजे से 5 बजे तक बंदी का आदेश दिया है। उसी के अनुरूप प्रदेश सरकार ने भी रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का बंदी का आदेश दिया है। कंटेनमेंट जोन के लिए, लॉकडाउन के लिए जो गतिविधियां भारत सरकार ने निर्धारित की हैं, केवल वही गतिविधियां कंटेनमेंट जोन में अनुमति रहेगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की गतिविधियां, डोर टू डोर सर्वे जो कंटेनमेंट जोन में होगा उसकी अनुमति होगी। साथ साथ कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करने की अनुमति होगी। साथ साथ कंटेनमेंट जोन में ही सफाई की व्यवस्था करने की अनुमति होगी। इसके अलावा कोई और गतिविधि या किसी और व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन में बाहर आने या जाने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था भी वहां दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन का डेफिनेशन भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप, हेल्थ विभाग के अनुरूप प्रदेश सरकार ने जारी किया है। और कंटेनमेंट जोन की जो गाइडलाइन है, शहरी क्षेत्र में अगर सिंगल केस होगा तो 250 मीटर के रेडियस में जो है कंटेनमेंट जोन डिफाइन किया जाएगा, और यदि एक से अधिक केसेस होंगे तो 500 मीटर का रेडियस में डिफाइन किया जाएगा और बफर जोन 250 मीटर का रहेगा।
आवासीय बहुमंजिली सोसाइटियों के बारे में जो एनसीआर क्षेत्र में है, विशेष रूप से नोएडा में, गाजियाबाद में, इनके लिए जो है विशेष नीति कंटेनमेंट जोन की अब लागू की गई है। ऐसी बहुमंजिली भवन टावर सोसाइटी में यदि एक फ्लोर या एक से अधिक संक्रमण अगर केस मिलता है तो ऐसे बहुमंजिले भवन को कंटेनमेंट जोन केवल उसी भवन को किया जाएगा जिसमें कि जो केस निकलता है वो आएगा। यदि सोसाइटी में एक से अधिक टावर में केस निकलेंगे तो फिर जो टावर्स में केस निकले हैं उनको तो बंद किया जाएगा, लेकिन कुछ कॉमन एरिया डिफाइन किया जाएगा। अगर उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उनको भी जो है बंदी के क्षेत्र में रखा जाएगा। वाणिज्यिक औद्योगिक कार्यालय भवनों का यदि वहाँ पर कोई केस निकलता है तो कंटेनमेंट जोन जो उनमें बनाया जाएगा उसमें जो कार्यालय है, औद्योगिक संस्थान है और वाणिज्यिक भवन है उसको 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा और 24 घंटे में उसको पूरा सैनिटाइज किया जाएगा। जिलाधिकारी और वहाँ के हेल्थ विभाग के लोगों के माध्यम से उसको पूरा सैनिटाइज किया जाएगा और 24 घंटे बाद फिर ऐसे भवनों को जो है पुनः डिसइंफेक्ट करके पूरा उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करके उनको फिर खोला जाएगा। ऐसे भवनों को सैनिटाइज और डिसइंफेक्ट करने का खर्चा और कार्य भवन स्वामी को स्वयं वहन करना पड़ेगा। यदि कोई सक्रिय केस सिंगल फ्लोर में पाया जाता है तो वो केस अगर एक फ्लोर में है तो उसी फ्लोर को जो है केवल सील किया जाएगा, बाकी फ्लोर्स को सील नहीं किया जाएगा। और यदि मल्टीपल फ्लोर्स पर है तो पूरे टावर को सील किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में यदि एक केस है तो उस मजरे की आबादी के एरिया को ही सील किया जाएगा और यदि मल्टीपल केस हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो जिन जिन मजरों में जहां केस हैं उन मजरों को ही केवल जो है सील किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र के लिए ये आदेश किए हैं कि एनसीआर क्षेत्र में जो वहाँ के लोक स्वास्थ्य हित की व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करने के लिए वहाँ का जिला प्रशासन, वहाँ की पुलिस और वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं वो मिलकर पूरी व्यवस्था ऐसी बनाएंगे जिससे एनसीआर क्षेत्र में हमारा जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो मजबूती से लागू रह सके। यानी नोएडा में, गाजियाबाद में, वहाँ पर जो भी प्रतिबंध लगाने हैं, जो भी व्यवस्था बनानी है, पासेस की व्यवस्था बनानी है, जो भी अन्य कार्रवाई सुनिश्चित करनी है, वो भारत सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए जो प्रतिबंध स्थानीय स्तर पर लगाने हैं वो नोएडा और गाजियाबाद के जिला प्रशासन, वहाँ के वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी एवं वहाँ के वरिष्ठ जो है चिकित्सा विभाग के अधिकारी देंगे। ऐसा राज्य सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने निश्चित किया है। समस्त कार्यालयों के लिए आदेश अब ये है कि 100% अटेंडेंस होगी, लेकिन जो भी कार्यालय हैं उनमें 3 चरण में जो है कार्यालय खुलेंगे, यानी 3 पालियों में कार्यालय खुलेंगे। पहली पाली जो है वो सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पारी जो है 10 बजे से 6 बजे की होगी और तीसरी पारी जो है 11 बजे से शाम 7 बजे की होगी। यानी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके, मास्क का इस्तेमाल करके, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करके, जहां भी आवश्यकता होगी तो वहां थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित करते हुए कार्यालयों को खोला जा सकेगा, लेकिन 100% अटेंडेंस जो है सरकारी कार्यालयों की सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति दी गई है। औद्योगिक गतिविधि चालू करने के लिए औद्योगिक इकाइयों में थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन, फेस मास्क, फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन होगा ही होगा, लेकिन उद्योगों को एक छूट ये दी गई है कि रात्रि शिफ्ट जहां उद्योगों की चलाई जाती है तो रात्रि शिफ्ट में वहां सुरक्षित साधन यानी बस आदि की व्यवस्था यदि वहां के स्टाफ के लिए की जाती है तो रात्रि शिफ्ट की भी अनुमति रहेगी। पूरे प्रदेश में दुकानों को खोलने के लिए दुकानदारों को की व्यवस्था ये दी गई है कि वो फेस कवर, मास्क और ग्लव्स का भी इस्तेमाल करें। दुकानदार ग्लव्स का इस्तेमाल करें और साथ साथ सैनिटाइज़र की व्यवस्था प्रत्येक दुकान में रहे। और स्थानीय स्तर पर हर जनपद में जिलाधिकारी, जिला प्रशासन को ये आदेश दिया है कि वो वहाँ के व्यापार मंडल के वरिष्ठ लोगों के साथ, वहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर हर जिले में कैसे दुकानें खुलेंगी
ये व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। बाजार जो भी है, समस्त बाजार वो सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे, यानी बाजारों को खोलने की व्यवस्था की गई है। और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर हो, इसलिए समय बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कम समय अगर बाजार खुलती हैं तो भीड़ ज़्यादा होती है। बाजारों को स्प्रेड किया गया है और सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बाजारों को अब खोल दिया जाए भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप। सुपर मार्केट खोलने का भी निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। यदि कोई सुपर मार्केट है या कोई मार्केट ऐसी है जिसमें कई दुकानें हैं, तो उनको जो है खोलने का, सुपर मार्केट सिंगल ब्रांड की अगर सुपर मार्केट है तो उनको खोलने का निर्देश उन्होंने दिया है। उस पर भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ग्लव और सैनिटाइजेशन करने की व्यवस्था है। सब्जी मंडियों के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि सब्जी मंडी जो थोक की मंडी है वो सुबह खुल जाएं, और सब्जी मंडी दिन में सुबह जो रिटेल का काम है वो सुबह 6 से 9 बजे तक कर लें। लेकिन फल सब्जी मंडियों के लिए उन्होंने आदेश ये दिया है कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक, यानी 12 घंटे तक पूरी फल सब्जी मंडी खुली है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। साप्ताहिक मंडियों को खोलने के लिए शहरों में मनाही है, ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोली जाएंगी। मिठाई की दुकान खोलने का निर्देश पहले ही था, लेकिन वहां बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी। बारात घर खोलने की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है, लेकिन बारात घर खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ है कि अनुमति पहले ली जाएगी और 30 लोगों तक ही सीमित किया जाएगा। यानी बारात घर में, शादी घर में 30 लोगों से ज़्यादा नहीं होंगे। बारात घर में एक विशेष रूप से निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है, कोई भी असला लेकर किसी भी बारात घर में नहीं आएगा। शादी ब्याह में कोई भी अगर हवाई फायरिंग या हर्ष फायरिंग कहीं करता है, बहुत सख्त कार्रवाई करने का उन्होंने निर्देश दिया है। इस शर्त के साथ कि अनुमति रहेगी, इस शर्त के साथ 30 लोगों से ज़्यादा नहीं होंगे, और ये शर्त भी लगाई जाएगी कोई असला लेकर नहीं आएगा तो बारात घर और शादी घर खोलने की अनुमति दी गई है। स्ट्रीट वेंडर और पटरी व्यवसायियों के लिए जो है विशेष व्यवस्था करते हुए ओपन स्पेसेस में उनको ग्लव्स, फेस मास्क और सैनिटाइजर के साथ खोलने की अनुमति है। राज्य सरकार ने सैलून, ब्यूटी पार्लर के लिए विशेष आदेश दिए हैं कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोले जाएंगे, लेकिन जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनको फेस मास्क का इस्तेमाल करना होगा, और कोई भी टॉवल या कोई भी कपड़े का इस्तेमाल बार बार नहीं कर सकेंगे। यदि कोई कपड़ा या टॉवल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको वन टाइम ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो वो डिस्पोजेबल सामान का इस्तेमाल करें, कोई भी चीज़ का रीयूज़ ना करें। सैलून और ब्यूटी पार्लर और बार्बर शॉप्स में ये विशेष निर्देश राज्य सरकार के हैं, जिससे कि संक्रमण से कहीं ना कहीं बचा जा सके। नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों की इमरजेंसी की और ओपीडी की जो है छूट इस शर्त के साथ है कि प्रदेश सरकार में और जनपद स्तर पर जो स्वास्थ्य विभाग की अनुमति है उसके साथ वो चालू कर रखेंगे। एक विशेष निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि यदि किसी राजस्व ग्राम में या मजरे में जो है कंटेनमेंट जोन बन जाता है, तो वहाँ यदि कृषि कार्य होना है, यानी खेत होने, और चूंकि अभी बुआई का मौसम है और अभी जल्दी बुआई जो है होने वाली है, अभी जो है आगे किसी न किसी रूप में कोई ना कोई फसल जो है आगे लगेगी, तो ऐसे में जो उसका कृषि कार्य है किसानों का इफेक्ट ना हो, तो कृषि कार्य करने की विशेष रूप से अनुमति रहेगी। ट्रैक्टर्स की विशेष रूप से यूज़ करने की अनुमति उस गांव में रहेगी जो कंटेनमेंट जोन में ही है, और वहां पर किसी भी रूप में सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन होगा। एक आदेश ये किया गया है कि प्रत्येक स्थिति में टैक्सी कैब, मैक्सी कैब, 3 व्हीलर, ऑटो, ई रिक्शा सबकी अनुमति रहेगी, लेकिन जो निर्धारित सीट है उससे ज़्यादा एक भी आदमी ना बैठे। इसके साथ साथ फेस मास्क हो, फेस कवर हो, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो है वहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल अगर कर सकते हैं तो वो किया जाए, और किसी भी रूप में पर्याप्त संख्या में जो है वहाँ पर ये व्यवस्था होनी चाहिए कि इन्फेक्शन किसी भी रूप में इस तरह के ट्रैवल से न फैले। 2 पहिया वाहन में 2 व्यक्ति तक चलने की अब छूट दे दी गई है, लेकिन जो भी व्यक्ति चलेंगे
वो मास्क पहनेंगे, जो भी व्यक्ति चलेंगे वो हेलमेट जरूर पहनेंगे। रोडवेज बसेस को प्रदेश में चलाने की अनुमति अब दे दी गई है। प्रदेश के अंदर रोडवेज बस अपनी निर्धारित सीट क्षमता के अनुरूप चलाने की अनुमति दे दी गई है। कोई भी रोडवेज बस अब, जैसा कि रोडवेज विभाग चाहेगा, यूपीएसआरटीसी उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम अपने रोडवेज की बसों को संचालित करेगा, जिससे प्रदेश में लोगों के आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन रोडवेज बसेस इस शर्त के साथ चलेंगी कि बसेस का सैनिटाइजेशन होगा, चढ़ते समय उतरते समय बसेस पे सैनिटाइज़र और का इस्तेमाल होगा। फेस मास्क हर यात्री जो है पहनेगा, हर यात्री जो है जब चढ़ेगा तो उसका सैनिटाइजेशन होगा। बस स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। जो भी चालक परिचालक होंगे वो फेस मास्क और फेस कवर तो यूज़ करेंगे, ग्लव्स भी यूज़ करेंगे। ये आदेश यूपीएसआरटीसी को दिया गया है। साथ ही साथ बस स्टेशन और बस स्टेशन के निकट यदि आवश्यकता हुई तो एम्बुलेंस भी रखने की व्यवस्था, 108 की एम्बुलेंस भी रखने की व्यवस्था की गई है। परिवहन निगम के जो बस स्टेशन है उस पर विशेष ध्यान रोडवेज सुनिश्चित करेगा, ये उनको निर्देश दे दिए गए हैं। स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज यानी प्राइवेट बसों की भी चलाने की उपरोक्त शर्तों के आधार पर ही अनुमति होगी। सिटी बस को भी चलाने की अनुमति माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से दी गई है। सभी प्रकार के वाहनों के संचालन में उपरोक्त निर्देशों का यदि पालन नहीं होगा तो एमवी एक्ट के अंतर्गत तो कार्रवाई होगी, लेकिन 30 जून तक जो एपिडेमिक्स एक्ट के अंतर्गत नोटिफिकेशन हुआ है तो भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो जो भी चालक हैं, परिचालक हैं, जो भी ड्राइवर्स हैं, जो भी निजी वाहन मालिक हैं, वो प्रत्येक दशा में अपने इन निर्देशों का पालन करें, अन्यथा कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ जो है इस पर कार्रवाई सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वाहन में यात्रा करने के लिए जो लोग जा रहे हैं उनको रोडवेज में, बाकी प्राइवेट बसों में उनको आरोग्य सेतु ऐप, आयुष कवच, कोविड ऐप को भी डाउनलोड करके यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पार्कों को खोलने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, पहले ही इसका उन्होंने जो है इसका आदेश दे दिया था। अब पार्क सुबह 5 बजे से 8 बजे तक और साया 5 से 8 तक खुलेंगे, लेकिन आदेश ये दिया गया है कि जो भी पार्क खुलें वहाँ पर पेट्रोलिंग जरूर हो, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था जरूर की जाए। खेल परिसर और स्टेडियम भी खोलने का निर्देश दिया गया है। खेल परिसर और स्टेडियम में क्रीड़ा और अभ्यास की अनुमति रहेगी, लेकिन दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं रहेगी। इसके अलावा राज्य के अंदर या राज्य के बाहर जाने वाले सभी व्यक्तियों को माल को आने की जाने की पूरी अनुमति होगी, उसमें कोई शर्त नहीं होगी, कोई ई पास लेने की ज़रूरत अब नहीं होगी। श्रमिक ट्रेनों के आवागमन के लिए पूरी व्यवस्था होगी। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे अधिक श्रमिक ट्रेनें पूरे देश में आई हैं और आज अब तक लगभग 1567 ट्रेनें जो है प्रदेश ने अपने यहाँ श्रमिक ट्रेनों की चलाकर अपने यहाँ के श्रमिक और कामगारों को अपने घर सुरक्षित लाया है। तो श्रमिक ट्रेनों की अनुमति होगी। घरेलू उड़ानों की अनुमति आपको मालूम है कई एयरपोर्ट्स, प्रदेश के सभी एयरपोर्ट्स करीब चालू हो गए हैं। गोरखपुर चालू हो गया है, वाराणसी एयरपोर्ट चालू हो गया है, प्रयागराज एयरपोर्ट चालू हो गया है, लखनऊ एयरपोर्ट तो चालू हो ही गया है। तो ऐसे में काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में अब घरेलू उड़ान के माध्यम से भी लोग आवाजाही कर रहे हैं और घरेलू उड़ान से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अलग सा प्रोटोकॉल जारी किया है। खाली ट्रक और भरे ट्रकों का भी आवागमन जारी है और प्रदेश से जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं यानी नेपाल आदि से भी ट्रक का और माल वाहन का जो आने जाने की व्यवस्था है उसको भी लागू किया जाएगा। पुनः भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुरूप 65 साल से ऊपर के लोग, गर्भवती महिलाएं, जो भी बीमार हैं या जिनको कोई दिक्कत है उनको, और 10 साल से कम के बच्चों को ये हिदायत है कि वो घर से बाहर ना निकलें। आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच कोविड ऐप का भी लोग जो है अधिक से अधिक पालन सुनिश्चित करें। गाइडलाइंस का समस्त उपायों का जो है जिलाधिकारी अपने ज़िले पर उनका अनुसरण करेंगे,
ये निर्देश आज दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के पश्चात ये आदेश आज जारी किए गए हैं। आपको मालूम है कि आज जो कोविड की 19 की बैठक हुई थी, जैसा कि अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया है, मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य निर्धारित किए उन लक्ष्यों को अचीव करने के लिए हम सभी अधिकारियों को प्रोत्साहित भी किया और कार्य सुनिश्चित किया। आज L1, L2, L3 के जो है 1 लाख बेड अब पूरे हो गए हैं और इसमें 1,01,000 बेड्स करीब पूरे हुए हैं और इन L1, L2, L3 बेड्स के लिए अब उन्होंने ये निर्देशित किया है कि ये पूरे देश में संभवतः सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने निर्देशित ये किया है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बताया है कि इन बेड्स की चिकित्सकीय व्यवस्था, यहाँ चिकित्सकों की व्यवस्था को और मजबूत करके, क्वालिटी और इम्प्रूव करके जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रत्येक 75 जनपद में दी गई हैं उनको और मजबूत किया जाएगा। जो टेस्टिंग की व्यवस्था है वो जैसा अभी बताया है 10,000 आज क्रॉस कर गया है, अगले 15 दिन में 15,000 क्रॉस करेगा और जिस रेट से मशीनें हमारे नए प्रदेश में आ रही हैं उनके आधार पर इसी माह के अंत तक टेस्टिंग भी लगभग 20,000 तक होगी। आज इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री जी ने की। 1 जून से रेल सेवा शुरू होगी। रेल में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, रेल में जो लोग यात्रा कर रहे हैं, उनको भी एक गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है। जो भी रेल में यात्रा करें बहुत ही सावधानी पूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग का जो है इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। रेल विभाग जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है उनका जो है अनुसरण करें और रेलवे स्टेशन पर जिला प्रशासन, वहाँ की पुलिस, वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी निर्देश देते हैं, रेल से उतरने और चढ़ने वाले लोग कृपया उनका अनुसरण करें। रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर हम ये अनुरोध करने वाले हैं कि हैंडबिल के माध्यम से जो भी लोग रेल में ट्रैवल कर रहे हैं उनको अवेयर किया जाए, उनको जो है अवगत कराया जाए कि क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। गोदाम से राशन की दुकान तक पूरी पारदर्शिता हो, GPS प्रणाली लागू हो, ये भी निर्देश आज दिया है। राशन वितरण में यदि कहीं घटतौली होगी तो FIR दर्ज होगी। जो भी इसमें कोई भी लोग अगर अंतर्ग्रस्त हैं तो उन पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी ने आज ये आदेश दिया है। आकाशीय बिजली से कैसे बचा जाए, आज जो है NDMA के जो वाइस चेयरमैन हैं उनको आज बुलाकर ये कहा है कि तकनीक का इस्तेमाल करके अगर फोरवार्निंग दे दी जाए, यानी पहले से सूचना दे दी जाए कि लोग घर के अंदर रहें, तो काफ़ी संख्या में जो लोग बाहर निकल जाते हैं और आकाशीय बिजली का जो है उन पर प्रकोप रहता है तो उनसे बचा जाए। किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल हो, ये निर्देश आज हमारे जो SDMA हैं, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके जो वाइस चेयरमैन साहब हैं, उनको आज निर्देश उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने उनको और राजस्व विभाग को ये निर्देश दिए हैं। इस संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि पूरी वो कार्य योजना तैयार करें। ग्राम प्रधानों को अपनी निधि से आर्थिक सहायता देने का कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और आदेश दिया है पंचायती राज विभाग को कि बहुत ही जल्दी इसका जो है शासनादेश जारी करके हर गांव में निराश्रित लोगों के लिए व्यवस्था करने का निर्देश उन्होंने दिया है। कोविड हॉस्पिटल में संवाद बनाए जाने हेतु कोविड हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं उनसे संवाद बनाने के लिए भी जो है आज मुख्यमंत्री जी ने दोनों हमारे प्रमुख सचिवों को आदेश दिया है। मैं पुनः इस अवसर पर बताना चाहूँगा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स हमारे प्रदेश में आने का सिलसिला जारी है और आज 1567 ट्रेन्स आ चुकी हैं। आज लगभग 15 ट्रेनें और आएंगी, जिसको मिलाकर 1636 ट्रेन जो है लगभग हमारी कुल हो जाएंगी अगले 2 दिन में। तो काफ़ी संख्या में ट्रेन्स जो आ चुकी हैं उनका लाभ हमारे सभी श्रमिक और कामगार ले रहे हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में आने वाली ट्रेन्स की संख्या में गुजरात से 522, महाराष्ट्र से 418, पंजाब से 233 और इसी तरह से अन्य भी प्रदेशों से, दिल्ली से 97 भारी संख्या में ट्रेन्स अभी भी आ रही हैं। जो भी इन श्रमिक स्पेशल्स का लाभ लेना चाहते हैं वो अवश्य लें और इस लाभ का जो है फ़ायदा लें। पुनः इस अवसर पर लॉकडाउन के लिए जो आदेश प्रदेश सरकार से जारी हुए हैं
माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जिनकी समीक्षा करके जारी किया है, पुनः इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि प्रदेश में जो भी हमारे जो है नागरिक हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी जहाँ भी जिस भी रूप में है, वो बहुत केयरफुली गाइडलाइंस का पालन करें और हर हालत में बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और नियमों का पालन करें। और यदि जैसा कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा है, यदि कहीं भी किसी को भी सिम्टम्स की संभावना है, तुरंत अपने नियरेस्ट अस्पताल में जाकर उसको दिखाएं, जिससे हम अपने प्रदेश को इन सब चीज़ों से बचाकर आगे ले जा सकें। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।